हैदराबाद से रांची, रांची से रामगढ़, रामगढ़ से गया होता हुआ आडवाणी का रथ 21 अक्टूबर को पटना पहुंचा। लालू प्रसाद यादव रथ यात्रा को लेकर बेहद खामोश थे। लालू यादव राम रथ यात्रा रोकेंगे या नहीं, यह सवाल हर किसी के जहन में था। पटना से आगे रथ यात्रा रवाना हुई तो कुछ पत्रकारों ने लालू से पूछा कि आडवाणी को गिरफ्तार कब करेंगे, रथ यात्रा कब रुकेगी। उस दौर में लालू से बातचीत करने वाले पत्रकारों की माने तो लालू किसी भी हाल में आडवाणी का फंदा अपने गले में बांधने को तैयार नहीं थे और मुलायम के बत्थे ही आडवाणी की रथ यात्रा को डाल देना चाहते थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ क्या? पटना से आगे समस्तीपुर में ही देर रात आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया और जो लालू रात 10 बजे पत्रकारों से जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो रात में ही कैसे बदल गए। दरअसल इसकी बिसात और कहीं नहीं दिल्ली में बनी और दांव वीपी सिंह ने ही चला। आडवाणी की राम रथ यात्रा पटना से आगे देर शाम समस्तीपुर पहुंच गई। यानी 23 अक्टूबर की सुबह समस्तीपुर से शुरू होकर रथ यात्रा को उत्तर प्रदेश में देवरिया के रास्ते प्रवेश करना था। लेकिन दिल्ली और बिहार के बीच देर रात जारी राजनीति की हॉटलाइन पर कुछ और ही पटकथा लिखी जा रही है। अरे कोई है घर में? अरे फनमा बज रहा है भाई, उठाइए। बुड़बक, घंटी बजता सुनाई नहीं देता। हेलो, कौन? नमस्कार लालू जी, कैसे हैं? मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। जी जी नमस्कार, कहिए। राम रथ यात्रा आपके प्रदेश में है? जी, पटना से आगे समस्तीपुर में है। रात वहीं गुजारेंगे, सुबह देवरिया निकल जाएंगे। लालू जी, देवरिया तो यूपी में है, तो इसका मतलब हुआ बिहार की सीमा में रात भर ही है। हाँ, अब मुलायम के मत्थे पड़े तो सही होगा। यूपी में तो आडवाणी जी को जाना ही है। नहीं, ये गलती मत कीजिए। यूपी में घुसते ही मुलायम आडवाणी जी को गिरफ्तार करेंगे। अरे तो ठीक है, अयोध्या की राजनीति वही संभाले। लालू जी, बात को समझिए। आप ही गिरफ्तार कीजिए, वरना मुलायम को इसका राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। ऐसा है? ठीक है, आडवाणी जी को अभी गिरफ्तार कराए दे रहे हैं। अभी नहीं, रात 2 बजे के बाद ठीक रहेगा। ये खबर अगर सुबह अखबारों में छप गई तो स्थिति नियंत्रण के बाहर हो सकती है। हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। आडवाणी जी बिहार से बाहर नहीं जा पाएंगे। तुमको भी आग तापना है? बुड़बक, जाओ, कहाँ निहार रहे हो? कौन सा होता है हिंदू? क्या होता है हिंदू? हम भी हिंदू हैं। यह है जात और बिरादरी का देश है। यह है जात और बिरादरी का देश। दरअसल लालू यादव ने सोचा ही नहीं था कि आडवाणी की गिरफ्तारी से किसी को राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, लालू यादव ने अगर उस वक्त गिरफ्तार ना किया होता तो लालू यादव आज कम से कम संघ परिवार के खिलाफ इस तरीके से खड़े नजर नहीं आते। आप सोच सकते हैं, लेकिन सवाल कुछ और है। दरअसल वीपी उस दौर में नहीं चाहते थे कि मुलायम को लाभ हो, क्योंकि उनकी सियासत और मुलायम की सियासत की जमीन एक ही थी। ऐसे में वीपी ने रात में टेलीफोन पर क्या बात की और उसके बाद समस्तीपुर के डीएम आरके सिंह को लालू प्रसाद यादव ने टेलीफोन जो किया और जिस गिरफ्तारी का निर्देश दिया, संयोग देखिए इतिहास कैसे पलटता है। वही आरके सिंह जिन्होंने आडवाणी को गिरफ्तार किया, आज बीजेपी के साथ हैं, उसी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। सर
बाहर पुलिस आई हुई है और आपको गिरफ्तार करने की बात कर रही है। गिरफ्तार? वो इस समय बुलाओ। हमें आदेश मिला है कि आपको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन क्यों और इस वक्त? और कानून के किस तहत? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आपको गिरफ्तार करने का ऑर्डर है। We were anticipating it. They arrested us at about 3 o'clock at night, took us by helicopter to a distant place and kept us there. एक जिस प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को देश भर में और बिहार यूपी में समर्थन मिल रहा था, उससे दोनों घबरा गए थे। मुलायम सिंह भी, लालू प्रसाद भी। उनको लगा कि अल्पसंख्यक समाज के वोटों का मसीहा कौन बनता है, तो आडवाणी जी की रथ यात्रा रोकना उनके सियासत का एक अंग बन गया। लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया और इसकी खबर रात में कार सेवकों को भी नहीं लगी। साथ चलने वाले साधु संतों के हुजूम को भी आडवाणी की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं मिली। हर कोई बेखबर था। लेकिन रात में ही आडवाणी को गिरफ्तार किया गया। बिहार बंगाल बॉर्डर में दुमका एक जगह है, वहां पर मासनजोर गेस्ट हाउस, वहीं पर रखा गया। लेकिन गिरफ्तारी की खबर छुपाई जाए यह हो ना पाया। खबर लीक हुई। लालू भी नहीं रोक पाए लीक होने से और वीपी भी नहीं। अखबारों में छपा। पटना में हेडलाइन, दिल्ली के अखबारों में सिंगल कॉलम। लेकिन हंगामा मचना था इसके बाद, और हंगामा मचा। देर रात गिरफ्तारी की खबर पत्रकारों के बीच लीक भी गिरफ्तार करने वालों ने ही की। अखबारों में राम रथ यात्रा पर ब्रेक से लेकर आडवाणी गिरफ्तार की खबरें छपी। पटना में गहमा गहमी थी। लखनऊ से अयोध्या तक कार सेवकों में गुस्सा था। साधु संत आक्रोश में थे। और दिल्ली में सरकार गिराने का फैसला लेने में बीजेपी ने कोई देरी नहीं की। तुरंत बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई और ये फैसला लिया गया कि अब वीपी सिंह की सरकार को समर्थन देने की गुंजाइश नहीं बचती। लिहाजा अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति आर वेंकट रमन से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचा और वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। सर, अटल जी आए हैं। हाँ, अंदर भेज दो। ओके सर। नमस्कार। अटल जी, आप कहिए कैसा आना हुआ? आइए, बैठिए। आडवाणी जी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात की खबर आपको लग ही गई होगी। हाँ, पता चला। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ये ठीक नहीं किया। अब हमारे पास उन्हें समर्थन देने का कोई कारण नहीं बचता है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम उनसे समर्थन वापस लेते हैं। नमस्कार। भाजपा के समर्थन वापसी की घोषणा के तुरंत बाद वीपी सिंह राष्ट्रपति आर वेंकट रमन के पास गए और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के बाद इस्तीफा देने की बात कही, जिस पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह फैसला आपको सदन में करना चाहिए। वीपी सिंह के सहयोगी दलों में से ज्यादातर ने वीपी सिंह को इस बात के लिए मनाया कि
कि वो तुरंत इस्तीफा ना दें और वो विश्वास मत साबित करने का टाइम मांग लें। चौबीस अक्टूबर 1990 वीपी सिंह राष्ट्रपति महोदय से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। मैंने तय किया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और मैं सदन में विश्वास मत साबित करने का वक्त चाहता हूं। ठीक है, 30 अक्टूबर से पहले क्या आप तैयार हैं? महोदय, 30 अक्टूबर दरअसल इस रोज अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद का कार सेवा का कार्यक्रम है। स्थिति बिगड़ सकती है और मैंने इसका इंतजाम कर रखा है। ठीक है, 7 नवंबर 1990 को लोकसभा बुला दीजिए। यह किसका आंदोलन था? आंदोलन सड़क पर होना था, लेकिन सियासत विधानसभा या संसद के भीतर। जी, 7 नवंबर 1990 यही दिन मुकर्रर हुआ जिस दिन वीपी सिंह की सरकार को विश्वास मत की परीक्षा से होकर गुजरना था। लेकिन इम्तिहान अभी कुछ और भी थे। 7 नवंबर से पहले 30 अक्टूबर, यही तारीख तो आती पहले, और 30 अक्टूबर यूं ही महज एक तारीख भर नहीं थी। दरअसल ये एक इतिहास का वो काला पन्ना था जिसमें एक तरफ मुलायम सिंह कह रहे थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और दूसरी तरफ आंदोलन की सियासत एक नई लकीर खींचने को बेताब थी। परिंदा पर नहीं मार सकता का क्या मतलब क्या है? और एक पत्रकार ने कहा कि मुलायम सिंह ने यह कहा है परिंदा पर नहीं मार सकता, तो अगर आप हेलीकॉप्टर से भी एक फावड़ा गिरा देंगे, ये पत्रकारों ने कहा कि हेलीकॉप्टर से भी अगर एक फावड़ा गिरा देंगे तो हम मान लेंगे कार सेवा हो गई। इट वॉज ए चैलेंज। 30 अक्टूबर 1990 अयोध्या। तड़के सुबह सरयू नदी के पुल पर पुलिस और कार सेवकों की पहली झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने बड़े संयम से काम लेते हुए हवा में लाठी भांजते हुए कार सेवकों को पीछे धकेल दिया। इस भीड़ में कार सेवकों के साथ वो लोग भी शामिल थे जो कार्तिक पूर्णिमा के समय पंचकोसी परिक्रमा में भाग लेने के लिए आए थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सरयू के दूसरे छोर पर कार सेवकों का बड़ा हुजूम इकट्ठा हो चुका था और वो लोग नारे लगा रहे थे। दूसरी तरफ अयोध्या की गलियों में कार सेवकों के छोटे छोटे समूह इकट्ठे होते जा रहे थे। देखते ही देखते विवादित स्थल की तरफ जाने वाली अयोध्या की सारी गलियां भगवा रंग में पट गई। साधु संत के साथ साथ बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में अयोध्या पहुंच चुके थे और इस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। बजरंग दल के उस वक्त के मुखिया विनय कटियार और आंध्र बीजेपी के उपाध्यक्ष के नरेंद्र। नहीं, पूरी तरह से बजरंग दल संगठन था, उसका मैं अध्यक्ष पहली बार बना और हमारे द्वारा और भी जो माननीय अशोक जी सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर जी, इन सब के देखरेख में काम चलता रहा और मैं समझता हूँ कि वो जो कार्य हुआ वो बड़ा अद्भुत था। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के उस वक्त के महामंत्री अशोक सिंघल भी वहां पहुंच गए। एक बार 6-7 हजार कार्यकर्ता पूरा समय देकर के निकल पड़े तो इस देश की सूरत बदल जाएगी। मैं अनुभव करता था जब ये आंदोलन चल रहा था कि हजारों लाखों लोग मेरी सभाओं में आते थे। लगभग 250 सभाएं मेरी 3-4 वर्ष में हुई होंगी जब से हम लोगों ने ये शिला पूजन का कार्यक्रम लिया था, तब से लेकर के बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। तो मुझे लगता था कि किसी व्यक्ति के कारण से ये आंदोलन नहीं है, इसके पीछे राम की शक्ति काम कर रही है। कार सेवक लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, जिसे देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। अभी तक वक्त को भी ये अंदाजा नहीं था कि उसके आने वाले पल इतिहास के पन्नों को खून से रंगने वाले। धीरे धीरे अफरा तफरी का माहौल बनने लगा
और पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों ने हाथों में लाठियां कसना शुरू कर दिया। अपनी बढ़ती तादाद को देखकर कार सेवक भी कुछ आक्रामक होने लगे। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागना शुरू कर दिया। इससे भीड़ और उत्तेजित हो गई। आखिरकार पुलिस ने लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। अयोध्या की गलियों में खून बहने लगा। दिल्ली में अल्पमत की सरकार, बीजेपी की समर्थन वापसी के बाद वीपी की सरकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के रहमो करम पर, या कहें 7 नवंबर को बहुमत साबित करने वाले दिन तक जनता दल टूट के कगार पर। और इन सब के बीच एक नए वजीर की एंट्री होती है, नाम राजीव गांधी। सियासी चाल चली जाती है। चंद्रशेखर को मुलाकात के लिए रोमेश भंडारी देर रात घर पर बुलाते हैं। दिल्ली के हौज खास वाले घर पर देर रात कहते हैं आइए कॉफी पिएंगे। हेलो चंद्रशेखर जी, कैसे हैं आप? मैं रोमेश भंडारी बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भंडारी साहब। आप बताइए हमारी याद कैसे आ गई? कोई खास काम? आप घर पर आइए, कॉफ़ी पिएंगे और आपसे कुछ बात भी करनी है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अभी आ जाते हैं। ओके। नमस्कार भंडारी साहब। नमस्कार। नमस्कार। अरे नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आइए आइए। बैठिए। भंडारी साहब, आपने बताया ही नहीं कि राजू जी भी यहाँ हैं। मैंने ही फोन पर जिक्र करने से मना कर दिया था। बताइए। देश की हालत बहुत ही खराब है, दंगे हो रहे हैं, इसका कुछ हल निकालना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो देश बढ़ जाएगा। सरकार तो है ही नहीं, आप सरकार में हैं, हालात संभालिए। हालात कैसे संभाले जाएं? वीपी अपने रास्ते हैं, बीजेपी अपने रास्ते हैं। सामाजिक तौर पर देश जल रहा है और धर्म के नाम पर खून बहाया जा रहा है। चंद्रशेखर जी, आपको अनुभव है, आपकी राष्ट्रीय पहचान है, आप ही युवाओं को थाम सकते हैं। वहां भविष्य की बिसात बिछी और 7 नवंबर को वीपी की विदाई तय हो गई। लेकिन सत्ता के इस खेल से इतर असल में अयोध्या आंदोलन की तो अभी शुरुआत हुई थी। राम की नगरी खून में रंगने लगी थी। लेकिन अब यह सिर्फ बानगी भर थी, क्योंकि अभी खून को सिर्फ गलियों और सड़कों में नहीं बल्कि सरयू को भी खून से लाल होना था। क्योंकि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाने का फैसला कर लिया था। मुलायम सिंह यहीं से मौलाना मुलायम बनने की दास्तां और उसके बाद अयोध्या आंदोलन के कुछ ऐसे पहलू जिसने इतिहास ही नहीं बदला बल्कि आज की तारीख में राजनीति करते करते जहां पर बीजेपी के पग पड़ते हैं वही सवाल खड़ा होता है, मंदिर भूल गए क्या? क्यों कहा जाता है? ये सब कुछ अगले एपिसोड में।